दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 18वीं सदी के दौरान लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की इजाजत नहीं होती थी, जिसकी वजह से मार्गरेट एन नाम की इस औरत ने अपनी पहचान को 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 56 साल तक लोगों से छुपा कर रखा। वो एक आम आदमी की तरह बनकर रहती और मेडिकल कॉलेज जाया करती थी। इसी तरह उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई को मुकम्मल किया। कॉलेज में उन्होंने अपना नाम डॉक्टर जेम्स बेरी रखा हुआ था, जिसके बाद उन्हें आर्मी मेडिकल की ऑफिसर की नौकरी मिल गई और जब 1865 में उनकी मौत हुई तब जाकर लोगों को पता चला कि वो एक औरत थी। मगर तब तक उन्हें मेडिकल ऑफिसर की जॉब करते हुए 46 साल गुजर चुके थे और आखिर तक लोग उन्हें डॉक्टर जेम्स बेरी के नाम से ही जानते थे। जिमी डॉली नाम का ये अमेरिकी बॉक्सर अपने बॉक्सिंग करियर की कमाई से अपनी मां के लिए एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश तब ख्वाहिश ही रह गई जब 1947 में शुगर रे रॉबिन्सन और जिमी के बीच खेले गए एक बॉक्सिंग मैच के दौरान ही जिमी की मौत वाक़ई हो गई। मगर जब शुगर रे रॉबिन्सन को जिमी की इस ख्वाहिश का पता चला तो उन्होंने अपनी 4 बॉक्सिंग मैच से हुई सारी कमाई जिमी की मां को दे दी ताकि वो अपने लिए घर खरीद सकें। पॉल कैरन नाम के इस शख्स को वर्ल्ड वॉर के दौरान सीधे माथे पर गोली लगी, मगर बावजूद इसके वो जिंदा था, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बहुत मेहनत के बाद उसके माथे से गोली निकाल दी और आखिरकार पॉल की जान बच गई। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद ये शख्स कभी भी सो नहीं पाया, क्योंकि उसे नींद का आना ही बंद हो गया था। इतना ही नहीं, इस वाकये के बाद ये शख्स 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक जिंदा रहा और इन 40 सालों के दौरान 1 सेकंड के लिए सोना तो दूर, उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पलक भी नहीं झपकाई, जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। एशली रेवल नाम के इस शख्स ने 2004 के दौरान अपनी जिंदगी भर की कमाई, जो लगभग $1,35,000 थी, कैसीनो में एक बैटिंग के दौरान एक नंबर रेड 7 पर लगा दी, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी किस्मत उनका साथ देती है कि नहीं। मगर इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बॉल उसी रेड 7 पर जाकर रुकी जहां एशली ने दाव लगाया था और एशली की जिंदगी भर की कमाई जो $1,35,300 थी, वो कुछ ही सेकंड्स में बढ़कर $2,70,600 हो गई। और इस तरह एशली ने जितना पैसा सालों मेहनत करके इकट्ठा किया था, उसे उन्होंने महज कुछ ही सेकंड्स में दुगना कर लिया। जॉन डलेंगर नाम के इस शख्स की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। ये एक शातिर लुटेरा था। अपनी गैंग के साथ मिलकर इसने 1 या 2 नहीं बल्कि 24 बैंकों के साथ 4 पुलिस थानों में भी लूटमार की। FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक लेक काउंटी जेल में सजा के दौरान जॉन ने अपने रेजर का इस्तेमाल करके लकड़ी की एक नकली पिस्तौल बनाई, जिसके जरिए वो जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और साथ ही अपने फिंगरप्रिंट्स तक को बदलवा दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस शख्स को ढूंढने के लिए 1 साल में जितने पैसे खर्च किए थे, वो जॉन की लूटी हुई रकम से भी 4 गुना ज्यादा थे। दोस्तों, एंशिएंट एथेंस के लोग एक रिवाज के तहत अलग अलग पत्थरों में उस शख्स का नाम लिखा करते थे जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करते थे, और ज्यादातर लोग जिस भी इंसान का नाम लिख देते उस शख्स को 10 साल के लिए एथेंस से बाहर निकाल दिया जाता था। उसे ऑस्ट्रेसाइज कहा जाता था। एंड्रेल चार्ल्स टेंडर, जो एक पुलिस वाला और एक चोर भी था, जो लंच ब्रेक के दौरान बैंक रॉबरी को अंजाम दिया करता था, इसके बाद उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनकर पहुंच जाया करता था। जब तक पुलिस को ये बात पता चली तब तक ये 30 बैंकों को लूट चुका था। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया और 75 साल की कैद सुनाई गई। फिर बाद में ये सजा कम करके 17 साल कर दी गई। इस शख्स पर 2003 में एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड। दोस्तों, मोनालिसा की ये तस्वीर दुनिया की खौफनाक तस्वीरों में से एक मानी जाती है और ऐसा दावा किया जाता रहा है कि मोनालिसा की इस तस्वीर में शैतान छुपा है। आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको भी शैतान कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन जब इस तस्वीर को जोड़कर देखा जाए तो जो तस्वीर आपके सामने आएगी वो ये है, और शायद आपको अब तक शैतान नजर आ चुका होगा। ये किरदार आपने हॉलीवुड मूवीज और कार्टून्स में देखा ही होगा, जिनमें बैटमैन को सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल में बैटमैन कुछ इस तरह नजर आता था। डीजल इंजन को इजाद करने वाले साइंटिस्ट रोडोल्फ डीजल ने जब इस इंजन को बनाया तो उन्हें लगा कि उनकी ये खोज बेकार है और ये किसी के काम नहीं आएगी। इस बात से दुखी होकर डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्हें ये बात कभी पता नहीं चल सकी कि दुनिया में आज भी 60% बनाए गए व्हीकल्स उन्हीं के बनाए गए इंजन से चलते हैं। दोस्तों, आज भी अगर लंबा सफर करना हो तो डीजल गाड़ियां ही सब इस्तेमाल करते हैं। 1963 के दौरान ब्रॉन्क्स जू में एक जगह लिखा हुआ था द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, और नीचे एक फोटो फ्रेम था। क्या आप जानते हैं कि उसमें किसकी तस्वीर थी?
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस फ्रेम में किसी की भी तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक आईना लगा हुआ था। दोस्तों 1991 के दौरान एक नाइजीरियन शख्स डैनियल एब्ड्रीन की जिंदगी बाइबल में मौजूद एक वाकये से मिलती जुलती थी और उस कहानी को रिक्रिएट करने के लिए वो शख्स लोगों के मना करने के बावजूद एक जू में शेरों के पिंजरे के अंदर चला गया और उस पिंजरे को अंदर से बंद कर लिया। उसका ऐसा मानना था कि गॉड उसे बचा लेंगे और शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेरों ने कुछ ही देर में सभी लोगों के सामने उसे चीर फाड़ के रख दिया। दोस्तों ये वाकया 4 जून 1980 का है, जब एडविन रॉबिन्सन, जो कि एक एक्सीडेंट में अपनी देखने और सुनने की सलाहियत खो बैठा था, वो अपनी पालतू मुर्गियों को बारिश से बचाने के लिए बाहर गया। तभी उसके ऊपर एक जोरदार आसमानी बिजली गिरी, जिसके बाद एडविन 20 मिनट तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी देखने और सुनने की ताकत वापस आ चुकी थी। दोस्तों ये बात 500 BC की है, यानी कब्ले मसीह की, जब सुजैन नाम के एक जज ने रिश्वत लेकर एक गलत फैसला सुनाया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने जज को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। राजा ने सजा के तौर पर उस जज की खाल को जिंदा रहते हुए ब्लेड की मदद से उसके जिस्म से उतार देने का हुक्म दिया और उस जज से मरने से पहले यह पूछा गया कि तुम जिसे चाहो उसे अपनी जगह जज बना सकते हो। इस पर लालच में आकर उस शख्स ने अपने बेटे ओटेंस का नाम लिया। इसके फौरन बाद राजा ने हुक्म दिया कि जज की उतारी गई खाल से नए जज के लिए कुर्सी बनाई जाए, जिस पर उस जज के बेटे ने बैठना था। राजा के ऐसा करने के पीछे एक मकसद छुपा था। वो ये चाहता था कि जज का बेटा जब अपने बाप की खाल से बनी कुर्सी पर बैठेगा तो उसे हर वक्त ये एहसास होगा कि रिश्वतखोरी की सजा क्या होती है। दोस्तों 1924 में नेवाडा की एक गार से एक जिन जैसी मखलूक की बाकियात दरियाफ्त हुई थी। ये एक कदीम गार है जो इस बर्रे आज़म में इंसान से पहले का था। प्यूटिस की रिवायत के मुताबिक ये जिन्नात इस इलाके में तवील अरसे तक मुकीम रहे। ये सुर्ख बालों वाले जिन्नात 12 फुट तक लंबे थे और जालिम और शरीर थे। दूसरी जंग अजीम दुनिया के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आई और हजारों इंसान लुक़माए अजल बन गए, जबकि इसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई और कई शहर खंडरात में तब्दील हो गए, जिसके जख्म अभी तक ताजा हैं। 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों की सोने से भरी हुई एक ट्रेन जो पोलैंड के शहर रोक्लॉ से जर्मनी के शहर वेस्टलाउ पर अपनी मंजिल पर पहुंचने की बजाय पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी, जिसे अब 2 अफराद ने ढूंढ निकालने का दावा किया है। ट्रेन की खोज लगाने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक पोलैंड और दूसरे का जर्मनी से है। इनका दावा है कि इस ट्रेन में बड़ी मिकदार में सोना भरा हुआ है। इन दोनों अफराद ने हुकूमत से राबिता करके बताया कि उन्होंने 150 मीटर लंबी ट्रेन ढूंढ निकाली है, जिसमें करोड़ों डॉलर्स का खजाना मौजूद है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर उन्हें इस खजाने का 10% तक दे दिया जाए तो वो ट्रेन की मौजूदगी के बारे में बता देंगे। स्टोन इन इथोपिया। इथोपिया के एक दूर दराज के इलाके में 1843 में एक पत्थर मिला था जिस पर शेर की तस्वीर खुदाई की गई थी। यूं तो वो पत्थर देखने में काफी भला महसूस होता है, लेकिन इस पर बनी हुई शेर की तस्वीर के साथ मौजूद कुछ और चीजें इसको काफी पुरअसरार बना देती हैं। इसमें शेर की तस्वीर के साथ साथ क्रिश्चियन मजहब की अलामत भी बनाई गई है। इस पत्थर के मिलने के बाद रिसर्चर्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पत्थर आखिर आया कहां से और इस पर ये मूर्तियां वगैरह किसने बनाई थी। काफी पता लगाने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये पत्थर कहां से आया और इस पर ये मूर्तियां किसने बनाई हैं। यही वजह है कि ये पत्थर आज भी काफी पुरअसरार लगता है और इसको अब इथोपिया के टूरिस्ट पैलेस में भी गिना जा रहा है। द वॉल ऑफ ब्राउट। दोस्तों एक जमाने में यमन के सहरा में एक पुरअसरार सिंक होल था जिसे द वॉल ऑफ ब्राउट कहा जाता था। उस वक्त के मकामी लोगों का ये मानना था कि ये जहन्नम का खाल है जिस पर बदरूहों ने लानत भेजी थी। इसी वजह से कोई इसके पास नहीं जाना चाहता और इससे दूर रहने में ही अपनी आफियत समझता था। इन सब अफसानों के बावजूद हाल ही में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस कुएं को एक्सप्लोर करने और इसकी तलाशी के लिए हाईटेक इक्विपमेंट्स के साथ काम शुरू किया और जो डिस्कवरी हुई उसमें ये पता चला कि ये कुआं 100 मीटर से भी ज्यादा गहरा है, जिसके नीचे पानी मौजूद है जो जेरे जमीन दरिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कुआं मेथीन जैसी खतरनाक गैसेस से भी भरा हुआ है। इन तमाम खतरात के बावजूद रिसर्चर्स की टीम इस कुएं का कीमती साइंसी डेटा जमा करने में कामयाब रही। इससे ये साबित हुआ कि इस कुएं पर किसी बदरूह का कोई कब्जा नहीं है और ये महज एक नेचुरल वंडर है। सौर ऑफ ड्रा। खंडरात का एक पुरअसरार मजमुआ, एक कलाबंद गांव जो साउदर्न ईस्ट मोरक्को में गर्म रेत के टीलों के बीच दरा रिवर वैली में वाक़ है। ये 17वीं सेंचुरी में एक तिजारती चौकी के तौर पर तामीर किया गया था। ये कलानुमा महल इमारतों के नेटवर्क से बना है जिसके चारों तरफ एक दीवार है जो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है।
ये इमारतें खुश्क मिट्टी की ईंटों से तामीर की गई थीं और इनकी छतों को खजूर के तने और मिट्टी से बनाया गया था। इस कदीम गांव में कभी बर्ब्स पीपल रहा करते थे। 300 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद इसमें 300 से ज्यादा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो आज भी इस्तेमाल में हैं और इसकी बहुत सी इमारतें मकामी खानदानों के लिए घर के तौर पर काम करती हैं। अमेज़न सिविलाइजेशन। हाल ही में इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तस्वीरें अमेज़न के जंगलात में छुपी हुई तहजीब का इशारा हो सकती हैं। ये तस्वीरें बहुत पहले की बताई जाती हैं, यानी उस वक्त की जब 1925 में ब्रिटिश जियोग्राफर, एडलरी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी फॉसेट अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान एक खुफिया और गुमशुदा शहर की तलाश में थे जिसे पर्सी ने द सिटी ऑफ जी का नाम दिया था। उस वक्त में पर्सी अपनी इस मुहिम जुई के दौरान सिर्फ एक मशीन और कंपस के साथ इन नामालूम इलाकों में चला गया और बाहर की दुनिया को देखे बगैर उसने जंगल में कई साल गुजारे। तब पर्सी पर वहां के कुछ कबायलियों ने भी हमला किया था, क्योंकि इससे पहले उस जंगल में उन्होंने कोई ऐसा सफेद फाम आदमी नहीं देखा था और आज तक कई दहाइयां गुजरने के बावजूद पर्सी उस जंगल से वापस नहीं लौटा। ये जो तस्वीरें थीं ये पर्सी के कैमरे से ही उतारी गई थीं, जो कि कई साल बाद डिस्कवर हुआ था। इन तस्वीरों में वाकई ही कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसा कि 8 आदमियों पर मुश्तमिल एक मखलूक जो कि एक हाइब्रिड की तरह नजर आती है। वहां के कबायलियों की जानिब से बनाई गई स्ट्रेंज क्रिएशंस और बड़े पुरस्कार स्ट्रक्चर्स जो कि एक स्पेस शटल की तरह नजर आते हैं। इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है कि पर्सी के कैमरे में क्या चीज पाई गई थी या ऐसे किसी कैमरे को डिस्कवर भी किया गया था, लेकिन फिर भी कई साल से ये तस्वीरें अफसानों का मौजू बनी रही हैं और पर्सी फॉसेट का द सिटी ऑफ जी भी आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। 1941 वर्ल्ड वॉर 2 वो वक्त था जब एक जर्मन आबदोज ने SS कॉर्सोपा नामी एक ब्रिटिश जहाज पर अटैक किया और उसे समुद्र में गर्क कर दिया और इस जहाज में चांदी का एक कीमती कार्गो मौजूद था जिसकी मालियत 200 मिलियन पाउंड्स थी और ये सारा कार्गो समुद्र में ही कहीं मौजूद था। कई दहाइयों के बाद साल 2011 में डीप सी एक्सप्लोरर के एक ग्रुप ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन से इस मलबे को डिस्कवर किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी थी। SS गेरसोपा नामी इस ब्रिटिश कार्गो शिप का मलबा 15,400 फुट नीचे समंदर की गहराई में पड़ा था। इसे तलाश करने वालों को स्पेशल मशीन और रोबोट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद बहुत सा चांदी का कार्गो डिस्कवर हुआ। दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हजारों साल पहले इजिप्शियन फिरौनों के लिए उनके एहराम की तामीर से पहले और उनकी तदफीन के दौरान कुर्बानी की रसूमात में बियर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। 3150 कबल मसीह में किंग नार्मर के दौर में इन रसूमात के लिए बियर तैयार करने के लिए बाकायदा एक इंडस्ट्रियल स्केल पर शराब खाना बनाया गया था, मगर आज 5000 साल बाद इसी शराब खाने की बाकियात नॉर्थ अबाइड्स में एक जनाजे की जगह डिस्कवर हुई। इस जगह में एक वक्त में 5900 गैलन बियर तैयार करने की कैपेसिटी मौजूद थी, जो काफी इम्प्रेसिव है। इब्तदाई तौर पर ऐसा माना गया है कि ये जगह शायद खुश्क दानों को सड़ने से बचाने के लिए है। बाद में मालूम हुआ कि ये दरअसल बियर के प्रोसेस में इस्तेमाल होते थे। इटली के ऊंचे डोलोमाइट पहाड़ों पर वाक़े एक चट्टान जो 1.7 मील लंबी है, जिसका तस्वुर करके ही आप चकरा जाएंगे। इस चट्टान को मोंटे क्रिस्टालो कहा जाता है। इस चट्टान के किनारे पर एक पुरस्कार घर मौजूद है जो जितना पुरस्कार लगता है इतना खौफनाक भी है। लेकिन सवाल यह है कि इसको किसने और क्यों बनाया। इनफैक्ट ये घर आम लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि ये वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली के सिपाहियों ने तामीर किया था ताकि वो पहाड़ के किनारे आराम के साथ साथ दुश्मन की आंख से महफूज भी रह सकें। ये घर इतना ऊंचा बनाया गया था कि दुश्मन के लिए हमला करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि इस घर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता एक पहाड़ी पगडंडी से होकर गुजरता था, जिसे बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल करने की जरूरत की होगी। इस घर की तामीर अब भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि ये घर 100 साल पहले तामीर किया गया था। व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डवर। ये इंग्लैंड की बहुत ही बड़ी चट्टानें हैं जो 8 मील तक फैली हुई हैं और सैकड़ों फुट ऊंची हैं, लेकिन इनके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इन चट्टानों में से एक के आधे रास्ते पर एक बॉक्स जैसी शेप है जिस पर आप चढ़ सकते हैं, और अगर आप काफी बहादुर हैं और आपके पास सही इक्विपमेंट गियर्स भी मौजूद हैं, तो आप दरमियान में एक सुराख से रेंग भी सकते हैं और एक लंबी सुरंग में भी दाखिल हो सकते हैं जो कि चट्टान में गहराई तक जाती है। ये खुफिया जगह दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाई गई थी। तब अंग्रेजों का ख्याल था कि जर्मन फौज इस वक्त पहाड़ों के नीचे साहिलों पर उतरकर बरतानिया पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसी वजह से अंग्रेजों ने इन चट्टानों पर कुछ खुफिया जगह बना ली थी ताकि उन पर नजर रखी जा सके। इस बॉक्स वाली शेप पर जिस पर आप चढ़ सकते हैं, इसे एक बंदूक रखने के लिए बनाया गया था, मगर दुश्मनों ने इन पर कोई अटैक नहीं किया। आज भी इन चट्टानों के अंदर इसी तरह की सुरंगें और ठिकाने मौजूद हैं जो जंग की यादगार के तौर पर एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। टोलन पैन।
8 मई 1950 को डेनमार्क में कुछ लोगों को दलदल से एक पुरानी लाश मिली, जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मुर्दा जिस्म को कुछ टाइम पहले ही मारा गया है, क्योंकि ये लाश बहुत ही अच्छी हालत में थी। लेकिन इस बॉडी को डिस्कवर करने वाले लोगों को झटका तब लगा जब इस लाश के क्लोज इंस्पेक्शन के बाद ये बात सामने आई कि ये बॉडी 2000 साल पुरानी थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इस शख्स की मौत 375 से 210 क़ब्ल मसीह के दौरान हुई और तब से लेकर अब तक इसका जिस्म बहुत ही अच्छी हालत में था। इसके बाल, इसकी स्किन और यहाँ तक कि इसके फेस एक्सप्रेशंस भी मौजूद थे। इस बॉडी को टॉलेंट मैन का नाम दिया गया और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि शायद ये शख्स कोई मुजरिम था या फिर इसे इंसानी कुर्बानी के तौर पर फांसी दी गई थी। जो भी हो, मगर टॉलेंट मैन की बॉडी 2000 साल गुजरने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी हालत में थी। नंबर 1, दूसरी जंग अजीम के दौरान जूलिया नामी एक कुतिया को ब्लू क्रॉस मेडल से नवाजा गया। इसने एक आग लगाने वाले बम पर पेशाब करके उसे बुझा दिया था। नंबर 2, दोस्तों, कुरूने वुस्ता में एक सुअर ने बच्चे पर हमला किया जो जख्मों की ताब न लाते हुए मर गया। सुअर को गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया और फिर उसे अदालत में भेजा गया, जहां उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया। सुअर मुजरिम करार पाया और फिर उसे फांसी दे दी गई। नंबर 3, सबसे मशहूर खातून सीरियल किलर एलिजाबेथ बैथरी थी। इस पर 650 से ज्यादा नौजवान खवातीन को तशद्दुद और कत्ल करने का इल्जाम था। इनमें से ज्यादातर की उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान थी। नंबर 4, दोस्तों, 17वीं सदी में अनानास सबसे महंगा फल होता था, इसीलिए अमीर लोग तोहफे के तौर पर एक दूसरे को अनानास दिया करते थे। पार्टी वगैरह में जाते वक्त लोग अपने साथ अनानास ले जाया करते थे, जिसे देखते ही ये लोग समझ आते थे कि ये कोई अमीर शख्स है। नंबर 5, टेबल क्लॉथ को असल में एक बड़े फिरका वाराना रूमाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। टेबल पर कपड़ा बिछाने का मकसद होता था कि लोग डिनर पार्टी के बाद अपने हाथ और चेहरों को इस कपड़े से साफ कर सकें। नंबर 6, बरतानवी शायर और सियासतदान लॉर्ड बायरन ने कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए एक पालतू रीछ को अपने हॉस्टल में रखा था। लॉर्ड बायरन जानवरों के शौकीन होने की वजह से जाने जाते थे। जब उन्हें पता चला कि वो अपने कुत्ते को नहीं ला सकते, तो उन्होंने कैंपस में अपने साथ रहने के लिए एक रीछ लाने का फैसला किया। यहाँ तक कि वो उसे पट्टे के साथ चहलकदमी करवाने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 7, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने लोगों को आसमानी बिजली के मुतालिक बताया था, 1998 में उनके घर के तहखाने से तकरीबन 10 इंसानी लाशों में से 1200 हड्डियां मिली थी। इससे पहले कि आप उनके बारे में कुछ गलत सोचें, इंकिशाफ हुआ कि ये लाशें इंसानी एनाटॉमी के मुताले में इस्तेमाल होती थी। नंबर 8, दोस्तों, अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे लंबा शादीशुदा जोड़ा एना और मार्टिन का था। एना की हाइट 7 फीट 11 इंच और उसके शौहर मार्टिन की हाइट 7.9 इंच थी। जब एना ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो उसके बच्चे का वजन 22 पाउंड था। नंबर 9, 1945 में जापान की तरफ से छोड़ा गया एक बैलून बॉम्ब ओरेगॉन में उतरा। ये एक खातून और 5 बच्चों पर गिरा जो फटने से हलाक हो गए। ये अमरीकी सरजमीन पर दूसरी जंग अजीम में होने वाली अनोखी हलाकतें थी। नंबर 10, 16वीं सदी में अमीर अशराफिया लाशें खाते थे। ये अफवाह थी कि मरने वाले बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसी वजह से मिस्री ममियों को भी खाया जाता था। नंबर 11, इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी हश्तुम के पास ऐसे नौकर थे जिन्हें ग्रूम्स ऑफ स्टूल कहा जाता था, जिनका काम बादशाह हेनरी हश्तुम के बाथरूम में जाने के बाद उसके नीचे का सफाया करना था। नंबर 12, 11वीं और 19वीं सदी के दरमियान मुताद्दिद बुद्ध राहिबों ने कामयाबी के साथ खुद को ममी कर लिया। उन्होंने सोकुशिन बिट्सो नामी एक प्रैक्टिस अपनाई, जिसमें उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप खाना और पानी पीना छोड़ दिया और 1000 दिन के दौरान बुनियादी तौर पर भूख से मर गए। ये ख्याल किया जाता है कि खुद को कामयाबी से ममी में तब्दील करने के बाद ये अब भी जिंदा हैं। नंबर 13, कदीम रूमी अक्सर बासी पेशाब को माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते थे। पेशाब में अहम जुज अमोनिया है, जो एक ताकतवर सफाई एजेंट के तौर पर काम करता है। उस जमाने में पेशाब की मांग इतनी बढ़ गई कि लोगों ने पेशाब इकट्ठा करने और इसे बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। इससे भी हैरानी की बात यह है कि पेशाब की तिजारत करने वाले रूमियों को टैक्स अदा करना पड़ता था। नंबर 14, 100 मिलियन साल पहले सहराए सहारा सरपट दौड़ते मगरमच्छों से आबाद था। उस वक्त सहराए सहारा जिंदगी से भरा हुआ और शिकारियों से भरा हुआ एक सरसब्ज नखलिस्तान था। 2009 में शिकारियों ने मगरमच्छों की बाकियात तलाश की, जिनकी जमीन पर चलने वाली बड़ी टांगें थीं, जो कि इंतहाई सुर्रत से जमीन पर सरपट दौड़ने के काबिल थे। नंबर 15, 19वीं सदी से पहले मुर्दा फौजियों के दांतों से दांत बनाए जाते थे। वाटरलू की जंग के बाद दांतों के डॉक्टर हजारों मुर्दा फौजियों के दांत निकालने के लिए मैदान जंग में भागे और उनके दांत निकाल लिए। इन दांतों को बाद में जरूरतमंदों को लगाया जाता था। नंबर 16,
जब लुइस 14 और मैरी एंटोनेट का सर कलम किया गया तो कहा जाता है कि लोगों ने खून में अपने रूमाल डबोए ताकि उन्हें यादगार के तौर पर रखा जा सके। 2011 में साइंसदानों के एक ग्रुप को तकरीबन 1793 ईस्वी का एक खून आलूद रूमाल मिला जो लुइस के खून में भीगा हुआ था। नंबर 17, द टेल ऑफ टू लवर्स एक शहवानी शहवत अंगेज नॉवल था। यह 15वीं सदी की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों में से एक था। इसे पोप पायस II ने पोप का ओहदा संभालने से पहले लिखा था। नंबर 18, सर्जन रॉबर्ट लिस्टन को मगरिब का तेज तरीन चाकू समझा जाता था। वो स्पीड सर्जरी का अलंबरदार था। तमाशाइयों के एक ग्रुप के सामने मैदान जंग में कटौती का मुजाहिरा करते हुए रॉबर्ट ने अपने मरीज की टांग इतनी तेजी से काटी कि उसने गलती से उस शख्स की उंगलियां भी काट दी जो उसकी मदद कर रहा था। एक शख्स जिसने सर्जरी का मुशाहिदा किया वो गिर गया और दिल का दौरा पड़ने से मर गया। फिर लिस्टन का मरीज और उसका मुआविन जिसकी उंगलियां कट गई थीं, दोनों जख्म के खून में जहर भरने से मर गए, जिससे वो तारीख का वाहिद सर्जन बन गया जिसकी शरह अम्वात 300% है। नंबर 19, 2018 में एक माहीगीर ने साइबेरिया में दरियाए उमोर के करीब एक छोटे से जजीरे का दौरा करने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसने बर्फ में एक हाथ देखा। इसके फौरन बाद उस शख्स को एक बैग मिला जो इंसानी कटे हुए हाथों से भरा हुआ था। उसने बताया कि 54 इंसानी हाथ कलाई से कटे हुए थे। करीब ही तिब्बी फुजला भी था। जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि रूस में कुछ फोरेंसिक लेबोरेटरीज बगैर शनाख्त की लाशों को ठिकाने लगाती हैं, लेकिन हाथों को रिकॉर्ड के तौर पर रखती हैं। इस मामले में हुक्काम ने एतराफ किया कि नामालूम लेबोरेटरी ने हाथ पांव इस तरह दफना कर कानून तोड़ा है। नंबर 20, सेसोस्ट्रिस का बेटा फेरोस नाबीना था। इसके मुतालिक ये मशहूर था कि दरियाए नील में सैलाब आ रहा था तो उसने गुस्से में आकर देवताओं की तरफ अपना नेजा फेंका। उसकी गुस्ताखी की वजह से देवताओं ने उसे अंधा कर दिया। 10 साल बाद एक ऑरिकल ने फेरोस को बताया कि वो अपनी बीनाई वापस ले सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ इतना करना है कि उस औरत के पेशाब से अपनी आंखें धोए जो अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ न सोई हो। फेरोस ने अपनी बीवी का पेशाब आंखों में डाला लेकिन उसने काम नहीं किया। वो अभी तक नाबीना था। ताहम फेरोस ने शहर की हर औरत को इकट्ठा किया, उनसे एक बर्तन में पेशाब करवाया और उसे अपनी आंखों में डाला। ये काम कर गया। दर्जनों खवातीन से गुजरने के बाद फेरोस को एक ऐसी औरत मिली जो अपने शौहर को धोखा नहीं दे रही थी और उसकी बीनाई वापस आ गई। उसने मौके पर ही उससे शादी कर ली और अपनी बूढ़ी बीवी को जलाकर हलाक कर दिया। नंबर 21, दोस्तों, विक्टोरियन लंदन में चूहों को पकड़ना एक प्रोफेशन था और ऐसे लोगों को रैट कैचर कहा जाता था। उस दौर में हिफ्जानी सेहत के हालात इंतहाई संगीन थे। गंदगी और बीमारियां आम थीं। इसकी वजह वहां घूमने वाले चूहे थे जो गटरों गंदी जगहों पर घूमते और बीमारियां फैलाते थे। उन चूहों को पकड़ने के लिए एक रैट कैचर की खिदमत ली जाती जो अपने हाथों पर एक खास किस्म की खुशबू लगाकर उन्हें पकड़ा करते थे। नंबर 22, सेनिशिनस की अंगूठी दुनिया के सबसे पुरस्कार जेवरात में से एक है। एक कहानी के मुताबिक जो कोई भी इसे चोरी करेगा उस पर देवताओं की लानत होगी। लेकिन ये अंगूठी आई कहां से है? असल में ये अंगूठी सेलुयास नामी एक रोमन की थी जो 1500 साल पहले ग्लॉस्टरशायर में रहता था। एक मर्तबा सेलुयास सलेटिक देवता नॉडेंस के मंदिर गया। नॉडेंस देवता समुद्र को शिफा देने के लिए मशहूर था। सेलुयास की अंगूठी यहाँ मंदिर में कहीं गुम हो गई तो उसने देवता के कहने पर कहा कि जिस शख्स ने उसे चोरी किया है या उठाया है उसे उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो ये अंगूठी देवता नॉडेंस के मंदिर में वापस न कर दे। 1978 में ये अंगूठी एक खेत से दरियाफ्त हुई थी जिसे उस शख्स ने एक नुमाइश में सेल कर दिया था। पता नहीं अब उस शख्स पर देवता की लानत हुई कि नहीं। इसी अंगूठी को देखते हुए द लॉर्ड ऑफ रिंग्स मूवी बनाई गई थी। द एलियन फेरान। दोस्तों, अखनातिन जो कि इजिप्ट का एक ऐसा इकलौता फिरौन था जिसने अपने लोगों को अपना मजहब बदलने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। उसका मानना ऐसा था कि जमीन को अगर कोई चला सकता है तो उसका गॉड एडम है। इसलिए इस बादशाह ने अपनी पूरी रियासत को मजबूर किया कि वो अपने पुराने खुदा को भुलाकर गॉड एडम की पूजा करें। अखनातन ने इजिप्ट पर 17 साल हुकूमत की और उसके डर से लोगों ने अपने पुराने भगवान एमन एंड मेटका को बुलाकर एडम की पूजा की। अखनातन लोगों का मजहब बदलने के अलावा अपनी शक्ल सूरत और जिस्मानी बनावट की वजह से भी जाना जाता है। दरअसल अखनातन के चेहरा एक आम इंसान से काफी लंबा था। उसके जिस्म की बनावट भी काफी अजीबोगरीब थी। उसके पांव नीचे से काफी पतले और पेट बाहर को निकला हुआ था। देखने में वो किसी दूसरे सैयारे की मखलूक लगता था। अखनातन की सच्चाई का पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने जब उसका डीएनए टेस्ट किया और इस टेस्ट से जो रिजल्ट सामने आया वो काफी चौंका देने वाला था।
दरअसल रिसर्चर्स को एखनातन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक अजीबोगरीब ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब ये था कि वो एक म्यूटेंट था। उसका दिमाग आम इंसान से काफी बड़ा था। उसके अजीबोगरीब जिस्म की वजह से रिसर्चर्स का ये कहना है कि एखनातन इंसान और एलियन का हाइब्रिड है। इस इंसान का खात्मा काफी भयानक हुआ था। इसके तल्ख सुलूक की वजह से उसके अपने रिश्तेदार उससे नफरत करने लगे थे और उसके रिश्तेदारों में से ही किसी ने मौका देखकर धोखे से उसकी जान ले ली। अखनातन की मौत के बाद उसके बेटे ने बाप की गद्दी को संभाला था। उसने गॉड एडम का नामो निशान मिटा दिया और लोगों से कहा कि वो अपने पुराने भगवान की पूजा कर सकते हैं। ग्रैंड कैनियन फॉरबिड जोन। दोस्तों, अमेरिका का ग्रैंड कैनियन वहां के लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। आज से तकरीबन 100 साल पहले अमेरिका के एक लोकल न्यूज़पेपर ने ग्रैंड कैनियन के बारे में एक खबर छापी थी। इस खबर से चारों तरफ सनसनी फैल गई। इस खबर के मुताबिक ग्रैंड कैनियन में एक गार मिला है और उस गार का ताल्लुक इजिप्ट के लोगों से है। हालांकि सब ये बात जानते हैं कि इजिप्ट का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी इजिप्ट के लोग अमेरिका गए हैं। अगर ये खबर वाकई में सच है तो यकीन मानिए दुनिया की तारीख बदल सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए हम इस खबर की गहराई में गए तो हमें पता चला कि आज से 100 साल पहले एक आदमी कोलोराडो रिवर से आगे की तरफ जा रहा था। तभी उसे पहाड़ के ऊपर एक गार नजर आया। वो शख्स खुद उस गार के अंदर नहीं गया बल्कि वहां की अथॉरिटीज को इस बात की खबर दी। तब अमेरिकन रिसर्चर्स की एक टीम और लोकल मीडिया इस गार के अंदर जाते हैं। गार के अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस गार में उन्हें इजिप्ट का तारीखी सामान देखने को मिलता है। कहा जाता है कि उस जमाने में उस गार से 40 ट्रक भरकर इजिप्ट का तारीखी सामान निकाला गया था। आज के दौर में अगर अमेरिकन गवर्नमेंट से इस गार के बारे में पूछा जाए तो वो साफ इनकार कर देंगे। उनके कहने के मुताबिक उनके खित्ते में ऐसी गार का वजूद सिरे से ही नहीं है। कुछ रिसर्चर्स आज भी ये मानते हैं कि बहुत साल पहले ऐसी गार का वजूद था और माजी में इजिप्ट और अमेरिका का कोई ताल्लुक रहा है। वैसे ग्रैंड कैनियन में एक जगह ऐसी है जिसके नाम हिंदू और इजिप्ट के देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। अगर हम दुनिया में किसी से पूछें कि दुनिया का सबसे उकता देने वाला काम कौन सा है तो आधे से ज्यादा दुनिया आर्कियोलॉजिस्ट का नाम लेगी। लोग समझते हैं इसमें कोई फन और एडवेंचर नहीं है, क्योंकि सारा दिन पत्थरों के ऊपर से धूल हटाने में ही गुजर जाता है। मगर ठहरिए, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात धूल मिट्टी हटाते हुए आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसा भी लग जाता है जिनको देखकर उनके खुद के होश उड़ जाते हैं। चाहे वो 3000 साल पुराना मोबाइल फोन हो या फिर ऐसी डिस्कवरी जिसकी मदद से ये पता चलता हो कि बहुत साल पहले बहुत बड़ी खोपड़ियों में लगे सींगों के साथ भी लोग रहा करते थे। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर में एक आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की खुदाई कर रहा था और उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो कुछ और नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियां और ढांचे थे। हैरानी की बात यह थी कि जितनी भी खोपड़ियां मिली वो लंबाई में काफी बड़ी थी। वो सिर्फ खोपड़ियां ही नहीं बल्कि उनका पूरा जिस्म बहुत बड़ा था। इस बात का अंदाजा आपको इस तस्वीर से बखूबी लग गया होगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रिसर्चर्स का दिमाग तब ज्यादा घूमा जब उन्होंने इनमें से कुछ खोपड़ियों के सरों पर सींग देखे। रिसर्चर्स ने उन सरों के बारे में जानने की बहुत कोशिश की कि इस खोपड़ी के ऊपर सींगों का क्या राज है। उम्र गुजर गई मगर वो इसका सुराग न पा सके। दोस्तों, अगर हम दुनिया के पहले मोबाइल फोन की बात करें तो इसे 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किया गया था। अगर हम आपसे कहें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने 19वीं सदी का नहीं बल्कि खुदाई के दौरान 2800 साल पुराना मोबाइल फोन पाया है तो आप क्या कहेंगे? बेशक इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मगर दोस्तों ये मजाक नहीं है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी तब ये डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगी। ये बिल्कुल नोकिया फोन की तरह नजर आने वाली एक डिवाइस थी। जब इस मोबाइल पर रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये मोबाइल फोन 250 साल पुराना है। इसके आसपास से जो सॉइल कंपोनेंट्स मिले उससे ये पता चलता है कि ये मोबाइल फोन ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि मेसोपोटामिया का है। ये सब सुनने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि जिस मोबाइल को बनाने में हम इंसान इतने साल सर्फ करके आए हैं वो भला आज से हजारों साल पहले कैसे मौजूद हो सकता है। सिल्क कॉटन ट्री। दोस्तों, अब हम जिस दरख्त के बारे में बात करने लगे हैं वो दरख्त सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि एक बहुत पुराने मंदिर को भी पिछले 900 साल से बहुत मजबूती के साथ संभाले हुए खड़ा है। ये दरख्त 12वीं सदी से अब तक कंबोडिया के टैपरोन टेम्पल में लगा हुआ है। इस दरख्त और इसके फैले हुए तनों को देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई बादशाह अपनी कुर्सी पर विराजमान हो और अपनी रियाया को देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। वैसे इस दरख्त को साइट वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करके टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, अगर आप कंबोडिया जाएं तो इस दरख्त को देखना हरगिज न भूलिएगा। बॉब प्रिजन ट्री। आप जरा इस बॉब ट्री पर नजर दौड़ाएं जो कि बेचारा सैकड़ों सालों से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट डर्बी शहर के बाहर जंजीरों के बीच जकड़ा हुआ है।
ऐसा हरगिज नहीं कि यह दरख्त कोई कैदी है, बल्कि सैकड़ों साल से इस दरख्त को टेम्परेरी जेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दरख्त को आप एक रात की जेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस जब भी किसी कैदी को पकड़ती है तो एक रात के लिए इस जेल में लाजमी रखती है। अगली सुबह उस कैदी को रिलीज करके अगली जेल में ले जाया जाता है। ये दरख्त 1500 साल पुराना माना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस दरख्त को देखने के लिए आते हैं। 1950 में मलेशिया के सरावाक रीजन में लोग मलेरिया की वजह से तेजी से मरने लगे। जब इसकी खबर WHO तक पहुंची तो WHO ने एयरक्राफ्ट की मदद से कुछ दवाइयां इस आइलैंड पर फेंकी और इस दवा का नाम DDT था। आज के दौर में DDT को पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ने बैन कर रखा है, क्योंकि इस दवा के बहुत टॉक्सिक रिजल्ट होते हैं। लेकिन उन वक्तों में यानी 40 और 1950 के दरमियान इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एयरक्राफ्ट की मदद से ये जहर इस आइलैंड पर फेंका था, क्योंकि तब रिसर्चर्स को इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में मालूमात नहीं थी और सबको लगता था कि ये बहुत शानदार चीज है, इससे हर किस्म के कीड़े मकोड़ों से चुटकियों में छुटकारा मिल जाता है। और लोगों को इनकरेज भी किया जाता था कि इसका बाकायदगी से अपने घरों में स्प्रे करें। ये एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बेवकूफी की सारी हदें पार करते हुए इसकी सेफ्टी को साबित करने के लिए DDT को पीकर भी दिखाया था। हालांकि DDT की वजह से उनका मिशन सक्सेसफुल रहा और मलेरिया के केस काफी हद तक कम हो गए। मगर इसके बाद वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था और ना ही किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा। उन लोगों के घरों की छतें अचानक से गिरना शुरू हो गईं। DDT स्प्रे का घर की छतों से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? तो दोस्तों, DDT की जो स्प्रे की जा रही थी उससे न सिर्फ मच्छरों का खात्मा हुआ, बल्कि इससे पीली मक्खी भी मरना शुरू हो गई। इससे कैटरपिलर्स की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कैटरपिलर्स ने गांव के गांव उजाड़ कर रख दिए। इन कैटरपिलर्स ने लोगों की घास फूस और लकड़ी से बनी हुई छतों को चबाना शुरू कर दिया और सिलसिला यही नहीं रुका। इन पॉइजनिंग इंसेक्ट्स को एक तरह की छोटी छिपकली ने खाया। इन छिपकलियों को जब बिल्लियों ने खाया तो DDT की वजह से वो सारी बिल्लियां खत्म होने लगी। हमारी जमीन बहुत से राजों से भरी पड़ी है। जब भी किसी राज से पर्दा उठता है तो रिसर्चर्स के होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही एक राज 1997 में सामने आया था। इस राज ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। ये 1993 की बात है। मेल्स वाटर नाम का ये आदमी अमेरिका में रहता था। इसे एक बार पता चला कि अमेरिका के शहर वॉशिंगटन में एक ऐसी जगह है जिसे एलिसबर्ग कहा जाता है। इस जगह पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है। इसकी गहराई कितनी है ये कोई भी नहीं जानता था। मेल्स इस गड्ढे को देखने चले गए। मेल्स को जब पता चला कि ये गड्ढा किसी घर की जमीन में आता है तो उसने वो घर ही खरीद लिया और अपनी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। दरअसल मेल्स उस घड़े पर रिसर्च करना चाहता था। सबसे पहले मेल्स ने उस घड़े के बारे में इर्द गिर्द के लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि वो कई साल से इस घड़े में कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन ये कभी भरा नहीं। वो घड़ा 9 फीट चौड़ा था और गहराई किसी को मालूम नहीं थी। इसमें कचरा या कोई चीज फेंकी जाती तो इसकी आवाज भी नहीं आती थी। ऐसे लगता था जैसे सामान अंदर जाते ही गायब हो जाता है। मेल्स ने इस गड्ढे की गहराई जानने के लिए एक लंबी रस्सी ली और रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांध दिया। इस पत्थर को गड्ढे में डाल दिया। वो पत्थर अंदर जाता रहा मगर कभी जमीन से टकराया नहीं। मेल्स रस्सी के साथ नई रस्सियां बांधता रहा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मेल्स ने 24 किलोमीटर लंबी रस्सी बांधी थी। इसके बावजूद पत्थर जमीन से नहीं टकराया। उसने रस्सी को वापस खींच लिया। मेल्स ने यह बात भी नोट की कि उसका पालतू कुत्ता जब भी गड्ढे के पास जाता है तो अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ भौंकने लग जाता है। अगर उस गड्ढे के पास एक रेडियो को लेकर जाया जाए तो इस रेडियो से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आने लग जाती थी। आसपास के लोगों ने मेल्स को बताया कि रात के वक्त इस गड्ढे से एक रोशनी निकलती है और कई बार गड्ढे के बिल्कुल ऊपर आसमान में भी रोशनियां नजर आती हैं। इर्द गिर्द के लोगों में से एक आदमी ने निहायत अजीब बात बताई कि मेरे पास एक कुत्ता था। मरने के बाद मैंने कुत्ते को इस गड्ढे में फेंक दिया, लेकिन ठीक 2 दिन बाद कुत्ता जिंदा सलामत घर वापस आ गया। मैं यही समझा कि वो मेरे कुत्ते की तरह नजर आने वाला कोई और कुत्ता है जो मेरे घर आ गया है, लेकिन वो मेरा ही कुत्ता था क्योंकि उसके गले में मेरे हाथ से बंधा हुआ पट्टा मौजूद था। उस शख्स ने कहा ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। मेल्स ने कहा कि इस गड्ढे के बारे में मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, इसलिए 1997 में वो एक रेडियो शो पर गए। इस रेडियो शो का नाम कोस्ट टू कोस्ट AM था। इस शो में मेल्सन ने गड्ढे के बारे में बहुत सी बातें बताई। अगले दिन ये सारी बातें न्यूज़पेपर में छपी। इसके बाद मेल्स के साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। एक दिन मेल्स के घर सुबह के वक्त 2 लोग दाखिल हुए। वो काले रंग के कपड़ों में मलबूस थे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम अपना घर तब्दील कर लो क्योंकि तुम्हारी जमीन पर अमेरिकन गवर्नमेंट का कब्जा हो चुका है।
उन्होंने मैलिस को यह भी कहा कि यहाँ पास ही एक जहाज क्रैश हुआ है और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन मैलिस ये बात जान चुका था कि ये लोग रेडियो शो सुनकर उसके तवस्सुत से आए हैं और अमेरिकन सरकार इस गड्ढे पर कब्जा करना चाहती है। जब मैलिस ने अपना घर छोड़ने से इनकार किया तो वो दोनों शख्स उसको धमकियां देने लगे कि अगर तुमने अपना घर ना छोड़ा तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में बंद करवा देंगे, और अगर तुम अपना घर छोड़ दोगे तो इसके बदले तुम्हें $2.5 लाख दिया जाएगा। मैलिस के पास क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने $2.5 लाख लिए और अपनी फैमिली को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। मगर 2002 में मैलिस अपनी फैमिली के साथ दोबारा वॉशिंगटन आ गया। मैलिस जब अपने पुराने घर गया तो उसे मालूम हुआ कि इसके पुराने घर पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है और इस जगह पर मिलिट्री तैनात थी। मैलिस ने मिलिट्री फोर्स से कहा कि वो एक बार गड्ढे को देखना चाहता है, लेकिन मिलिट्री ने उसे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मैलिस दोबारा उस रेडियो शो में गया और उस शो में जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या किया। कहते हैं कि मैलिस ने इस तरह के और गढ़ों की तलाश का काम शुरू कर दिया और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ था। उसे एक गड्ढा मिला जो अमेरिका के एक गांव में था, वो भी 9 फीट चौड़ा था। उसकी लंबाई कितनी थी ये किसी को मालूम नहीं था। मैलिस ने उस गड्ढे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। उसे डर था कि अमेरिकन सरकार फिर उसके साथ कुछ कर न दे। मगर अमेरिका ने आज तक इन गढ़ों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और आज भी ये गड्ढा मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर इस गड्ढे में है क्या और इसमें ऐसा क्या राज छुपा है जो अमेरिकन गवर्नमेंट इसे सबसे छुपाना चाहती है। नाज़रीन, ये 12 अप्रैल 1990 की बात है कि अमेरिकन शहर में 4 लोग रहा करते थे। एक दिन ये चारों लोग एक कश्ती में बैठकर मछलियों को पकड़ने गए। ये लोग 7 दिन के लिए समंदर में गए। उनके कैप्टन का नाम बिली जो नैस्मिथ था। ये 23 साल का खूबसूरत नौजवान था। इसके साथ उसका एक भाई नेथन, 2 और लोग फ्रैंक और कीथ भी थे। जब ये लोग समुद्र की तरफ गए, पहले 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक रात उनको लगा कि हमारी कश्ती में पानी भर रहा है। जब नाव को चेक किया तो इसमें काफी पानी भर चुका था। उन लोगों ने अपनी कश्ती को पानी से खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल ना हो सकी। पानी की वजह से कश्ती का इंजन खराब हो गया। गहरी तारीक रात और ये लोग समुद्र के पानी में फंस चुके थे। उन लोगों ने बहुत सारी इमरजेंसी कॉल्स भी की, लेकिन उन्हें कोई जवाब मौसूल ना हुआ। इस कश्ती में एक लाइफ बोट भी थी। लाइफ बोट में सुराख होने की वजह से वो लोग उस कश्ती में भी सवार ना हो सके। उधर उन लोगों की कश्ती मुसलसल डूबती जा रही थी। तभी नेथन को दूर समुद्र में एक कश्ती नजर आई। उसने समुद्र में छलांग लगाई और तैरता हुआ उस कश्ती के पास पहुंचा। बदकिस्मती से वो कश्ती भी खराब थी। जब नेथन ने मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा तो उसे वहां कुछ भी नजर न आया। ना ही अपनी कश्ती नजर आ रही थी, ना ही उसमें बैठे हुए उसके दोस्त नजर आ रहे थे। हो सकता है वो कश्ती उसके साथियों समेत पानी में डूब गई हो। नेथन इसी खराब कश्ती में सवार हो गया, मगर अगले 3 दिन तक उसे इसी कश्ती पर बैठे रहना पड़ा। इसके पास ना कोई खाने की चीज थी, ना पीने के लिए पानी मौजूद था। 3 दिन बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंची। रेस्क्यू टीम ने नेथन को रेस्क्यू कर लिया और उसके दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। 3 दिन मुसलसल तलाश करने के बाद ना ही उसके साथी मिले, ना ही कश्ती मिली। उन्हें कश्ती का कोई टूटा हुआ टुकड़ा भी नजर न आया कि जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कश्ती पानी में डूब गई होगी। इस वाकये के 6 माह बाद कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। नेथन के घर पर एक फोन कॉल आना शुरू हुई। वो आदमी स्पेनिश लैंग्वेज में बात कर रहा था, लेकिन नेथन को इसकी जबान समझ नहीं आती थी। वो आदमी दिन में कई बार कॉल करता और हमेशा स्पेनिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करता। कुछ अरसे बाद नाव के मालिक नेरेथ टाइसन के घर भी फोन कॉल आना शुरू हो गए। इस फोन कॉल में भी वही आदमी उसी स्पेनिश लैंग्वेज में बात करता था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस आदमी ने फिर फोन किया। इस बार उस आदमी ने इंग्लिश जबान का इस्तेमाल किया। उसने नेथन से कहा कि वो उसके 3 साथियों को लेकर उसके घर आ रहा है। इतना कहकर उसने राबिता मुनक़ता कर दिया और अपना फोन बंद कर दिया। ये सुनकर नेथन बहुत खुश हुआ कि उसके 3 साथी जिंदा हैं, मगर वो आदमी ना आया और ना ही नेथन के 3 साथी आए। आज तक कोई भी नहीं जान सका कि कॉल कौन कर रहा था। आज तक ये भी पता नहीं चल सका कि नेथन के साथी कहां गए थे। अगर कश्ती पानी में डूबी होती तो उसका कोई सबूत जरूर हाथ लगता। कश्ती और उसमें सवार नेथन के साथी आज भी एक राज बने हुए हैं। दोस्तों, ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, इसकी कीमत $7 करोड़ थी। एक आदमी ने इसमें से एक तस्वीर पर आंखें बना दी। इसकी वजह से ये पेंटिंग खराब हो गई। हुआ कुछ यूं था कि जिस म्यूजियम में ये पेंटिंग रखी गई थी, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा था। वो इस पेंटिंग को देख रहा था क्योंकि वो वहां बैठे बैठे काफी बोर हो चुका था। उसने कुछ नया करने का सोचा। उसने एक पेन पकड़ा
और तस्वीरों पर जाकर आंखें बना दी। इस तरह ये $7 करोड़ की पेंटिंग खराब हो गई। नंबर 1, भारत के गांव चरामा में एक गार की दीवार पर 10,000 साल पुरानी एलियंस जैसी पेंटिंग छपी हुई है। गांव के लोगों के मुताबिक उनके बाप दादा इस पेंटिंग की पूजा करते थे, इसी वजह से ये पूरा गांव भी इस पेंटिंग की पूजा करता है। नंबर 3, दोस्तों कुरूने वुस्ता में डॉक्टर हर बीमारी का इलाज मरीज का पेशाब देखकर बताया करते थे। यहाँ तक कि थॉमस वेकेरी, जो कि बादशाह हेनरी हश्तुम का सर्जन था, उसने जंग में जख्मी होने वाले फौजियों के जख्मों को पेशाब से धोने का मशवरा दिया, क्योंकि उन दिनों पेशाब को सबसे ज्यादा जरासीम से पाक चीज माना जाता था। फिर ऐसा ही हुआ कि फौजियों के जख्मों को पेशाब से धोया जाने लगा। नंबर 4, क्रेंटेशन। दोस्तों ये कुरूने वुस्ता की अजीब तरीन चीजों में से एक है। इसमें होता यह था कि मकतूल की लाश मुल्जिम के पास लाई जाती थी और उसे लाश पर हाथ रखने का बोला जाता था। अगर लाश पर हाथ रखने से खून बहने लगे या फिर कोई और गैर मामूली निशानियां नजर आएं, तो इसका मतलब है कि मुल्जिम मुजरिम है। इंग्लिस्तान के बादशाह जेम्स ने भी कातिल की निशानदही के लिए इस तरीके को जायज करार दिया था। नंबर 5, ब्लड लेटिंग। दोस्तों विक्टोरियन दौर में खून बहाना एक रिवाज था। चूंकि खून की गर्दिश हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कुरूने वुस्ता के मुआलिजीन का ख्याल था कि खराब खून से छुटकारा हासिल करके वो दोबारा सेहतमंद हो सकते हैं। खांसी, बुखार, नजला, जुकाम, कोई भी बीमारी हो, इन सब का एक ही इलाज था, मतलब खून बहाना। नंबर 6, दोस्तों 1875 में डबलिन शहर में एक इमारत से अचानक आग भड़कना शुरू हुई। 500 बैरल विस्की जो उस वक्त वहां मौजूद थी, उसके फटने की वजह से सड़कों पर मजीद आग भड़क उठी। ये अल्कोहल एक लावे की तरह फैल रही थी। पानी डालने से ये मजीद बढ़ रहा था। इसे रोकना एक चैलेंज था। इसने आधे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से लोगों के घर और कारोबार तबाह हो गए। आखिरकार इस शराबनुमा लावे को जानवरों के फुजले और रेत की मदद से दीवार बनाकर रोका गया। आग रोकने की देर थी, लोग बर्तन लेकर जमा हो गए। गलियों में फैली हुई शराब को जमा करके बर्तनों और जूतों में भरने लगे। इस जहरीली शराब को पीने से दर्जनों अफराद अस्पताल पहुंच गए और 13 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जाया होने वाली शराब की कीमत मौजूदा दौर में $6 मिलियन बनती है। ये आग डबलिन की तारीख की सबसे तबाहकुन आग थी। नंबर 7, द बेलमेड्स फेसेस। ये वाकयात 1971 में स्पेन के एक गांव में शुरू हुए। मारिया कुमारा नामी खातून ये देखकर हैरान रह गई कि उसके बावर्ची खाने के फर्श पर एक दाग खौफनाक चेहरे की शक्ल इख्तियार कर गया है, जो बहुत अजीब लग रहा था। मारिया किमारा के हस्बैंड और बेटे ने फर्श के इस टुकड़े को काटकर अपने पास महफूज कर लिया और कंक्रीट से इस जगह को दोबारा भर दिया। लेकिन जब सुबह उन्होंने देखा तो उसी जगह पर एक और चेहरा बना हुआ था। ये सब बहुत डर गए। एक हफ्ते के बाद उनकी ये मामूली सरगर्मियां खौफनाक होती गईं, क्योंकि उन्हें मजीद चेहरों का सामना करना पड़ा और जल्द ही लोग उनके घर चेहरों को देखने के लिए आने लगे। आखिरकार इस सारे फर्श को खोदा गया तो नीचे से नामालूम लाशों की बाकियात मिली। किचन का सारा फर्श दोबारा नए सिरे से डाला गया, लेकिन फिर 2 हफ्तों के बाद ये सिलसिला जारी हो गया और नए चेहरे बनने लगे। लोगों के मुताबिक ये सब कुमारा खानदान की तरफ से किए गए धोखे के अलावा कुछ नहीं। रिसर्चर्स भी आज तक इसके पीछे की हकीकत नहीं जान सके। नंबर 8, दोस्तों अमेलिया ड्रायर नामी ये औरत एक ट्रेंड नर्स थी। इसने 1869 में अपने शौहर के मरने के बाद बेबी फार्मिंग का काम शुरू कर दिया था। बेबी फार्मिंग में लोगों के नाजायज बच्चों को पाला जाता है और उसके बदले उनसे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद इंकिशाफ हुआ कि अमेलिया लोगों से उनके बच्चे लेकर उन्हें पालने की बजाय मौत की नींद सुला देती थी। 30 साल तक वो यूं ही बच्चों की जान लेती रही। आखिरकार 1896 में एक बच्चे की बॉडी थेविस नदी में मिलने के बाद अमेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेलिया ने कबूल किया कि उसने 400 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा है। फिर 10 जून 1896 को उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। नंबर 9, कैथरीन डी मेडिसी। दोस्तों कैथरीन डी मेडिसी एक इटालियन नोबेल वुमेन थी जो साल 1533 में फ्रांस के राजा हेनरी II से शादी करके फ्रांस की रानी बन गई थी। लेकिन राजा हेनरी अपनी बीवी से ज्यादा अपनी लॉन्डी डियानी डी पॉइट्रेस से इश्क करता था और ये चीज कैथरीन को बहुत ज्यादा परेशान करती थी, जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर पागल हो गई। उसे इश्क मोहब्बत से इस कदर नफरत हो गई थी कि जब उसे अपनी बेटी के इश्क की दास्तानों का पता चला तो उसने अपनी बेटी को एक कबीले के अंदर बंद करवा दिया, जिसके बाद उसने पूरी जिंदगी कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा। नंबर 10, सैबर टूथ टाइगर। दोस्तों अगर आपने आइस एज मूवी देखी है तो फिर आपको पता होगा कि सैबर टूथ टाइगर कैसा दिखता है, लेकिन हकीकत में ये शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक था। इन खौफनाक जानवरों का नाम उनके जबड़ों से निकले 2 दांतों की वजह से सैबर टूथ टाइगर रखा गया है। इनके दांतों की लंबाई 11 इंच तक थी।
5 फुट लंबे और 280 किलो वजनी ये टाइगर्स कदीम शिमाली और जुनूबी अमेरिका में 10,000 साल पहले रहा करते थे, लेकिन अब इनकी नस्ल खत्म हो चुकी है। नंबर 11। दोस्तों, आपने इस कुत्ते की कहानी जरूर सुनी होगी जो 4000 किलोमीटर चलकर अपने असल खानदान के पास आया था, मगर अब आप इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला वाकया सुनने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर अंगारा में एक मियां बीवी एंड्रिड और सीरी रहते थे। उनके पास 3 बिल्लियां थीं। जैसी नाम की बिल्ली एंड्रिड को बहुत ज्यादा पसंद थी। थोड़े ही अरसे बाद एंड्रिड की कंपनी ने उसे डार्विन बेच दिया। तब एंड्रिड ने अपना घर बेच दिया। जो नई फैमिली आई उन्होंने कहा कि हम आपका घर खरीद लेंगे, मगर हम चाहते हैं कि आप अपनी बिल्लियों को यहीं रहने दें। एंड्रिड ने यह बात मान ली और जैसी नाम की बिल्ली को अपने साथ ले लिया और 2 बिल्लियों को उसी फैमिली के पास छोड़ दिया। वो आदमी डार्विन आ गया। नंबर 12। दोस्तों, अमेरिका में जॉन बेनियन नाम का एक डाकू रहता था। इस डाकू ने बहुत से डाके डाले, मगर 1920 में यह डाकू पकड़ा गया था और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसका बड़ा भाई उसे मिलने आया। उसने अपने बड़े भाई को एक बॉक्स दिया। साथ ही उसने अपने भाई से कहा कि मैं आपको अपनी अमानत सौंप रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा संभाल कर रखना। जॉन, उसका बड़ा भाई, उस बॉक्स को घर ले आया। उसके बड़े भाई ने कभी इस बॉक्स को नहीं खोला था। वो चाहता था कि उसका भाई खुद अपनी अमानत को खोले, मगर जॉन कभी जेल से रिहा हो नहीं पाया क्योंकि जेल में ही उसका इंतकाल हो गया था। उसके बड़े भाई ने उस बॉक्स को कहीं दूर संभाल कर रख दिया। ये खानदान इस बॉक्स को भूल गया था। तकरीबन 101 साल बाद इस फैमिली के किसी फर्द को यह बॉक्स मिला। 2021 में इस बॉक्स को खोला गया। उन्होंने सोचा हो सकता है इस डब्बे के अंदर कोई कीमती चीज या रुपए पैसे हों, मगर इसके अंदर से जो चीज निकली उसने सबको हैरान कर दिया। डब्बे के अंदर एक गुड़िया और एक छोटा सा चम्मच था और 2 बच्चों की तस्वीरें थीं। दरअसल जॉन जब जेल गया तो उसे अपने बच्चों की बहुत याद आई। वो अपनी फैमिली को बहुत याद कर रहा था, इसलिए उसने अपने बच्चों की तस्वीरें उस डब्बे में रखी थी। वो गुड़िया को अपना बच्चा समझता था और चम्मच से उस गुड़िया को खाना खिलाया करता था। 2021 में जब लोगों के सामने ये कहानी आई तो लोग हैरान रह गए। ये कहानी काफी गर्दिश में रही। कुछ लोगों को जॉन से बेहद हमदर्दी भी महसूस हुई। नंबर 14। अर्जुन टैविस अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। इसके परों का फैलाव तकरीबन 7 मीटर था। वस्ती और जनूबी अमेरिका में यह परिंदा 6 मिलियन साल पहले रहा करता था। अर्जेंटीना में इसके कई फॉसिल्स पाए गए हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इस परिंदे की खुराक में इंसान भी शामिल थे। द होली राइट हैंड। स्टीफन द फर्स्ट हंगरी के पहले राजा थे। मौजूदा दौर में जब उनकी कब्र को खोला गया तो लोग परेशान हो गए क्योंकि सदियां गुजरने के बावजूद भी उनका राइट हैंड बिल्कुल असल हालत में मौजूद था। ये ममीशुदा हाथ सेंट स्टीफन म्यूजियम में आज भी पड़ा हुआ है। जैसी कुछ दिन तो बहुत अच्छे तरीके से रही, लेकिन बाद में वो कहीं गायब हो गई। उस आदमी ने उस बिल्ली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कहीं सुराग न मिला। इस वाकये के 1 साल बाद एंड्रिड को एक फोन कॉल आई। ये फोन अंगारा की उस फैमिली ने किया था जिसने एंड्रिड का घर खरीदा था। उन्होंने बताया कि आपकी जैसी नाम की बिल्ली हमारे घर आ चुकी है। ये बिल्ली हमारे घर के आसपास घूम रही थी, हमने इसे पहचान लिया है। ये बात सुनकर एंड्रिड बहुत हैरान हुआ कि एक बिल्ली इतना लंबा सफर कैसे तय कर सकती है, क्योंकि अंगारा और डार्विन के दरमियान जो फासला बनता है वो 3218 किलोमीटर है। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि दरमियान में एक बहुत लंबा रेगिस्तान भी आता है। जैसी ने वो रेगिस्तान भी पार कर लिया और 3200 किलोमीटर चलकर वो अपने दोस्तों से मिलने गई थी। दरअसल एंड्रिड ने जिन 2 बिल्लियों को पुराने घर में छोड़ा था, जैसी उनके बगैर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस उनके पास आ गई। रास्ते में उसे बहुत सी मुश्किलात पेश आई होंगी और खुशी की बात यह है कि उसने अपना घर भी तलाश कर लिया। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा और हो सकता है इनमें से कुछ को आपने देखा भी हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में की गई कुछ ऐसी अनोखी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जो आपको चौंका देंगी। नंबर 1, जायंट मैमथ लेग। दोस्तों, ये डिस्कवरी 2021 की है जिसे डेमेटर और हेनरी साल्डर ने डिस्कवर किया था। दरअसल जब ये डाइवर्स फ्लोरिडा में स्कूबा ट्रिप पर थे और जब ये नदी में तैर रहे थे तो तब उनको वहां से 4 फुट लंबी और 50 पाउंड भारी एक हड्डी मिली। शुरू में तो उनको इस बात का जरा भी अंदाजा न हुआ कि ये एक कीमती हड्डी है, लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तब उनको इस बात का पता चला कि ये एक जायंट मैमथ की हड्डी है। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये बात सामने निकल कर आई कि ये हड्डी 6.2 मिलियन साल पुरानी है और उस वक्त इस एरिया पर कैनेडियन मैमथ रहते थे। ये मैमथ 13 फुट तक बड़े और वजन में 10 टन से भी ज्यादा वजनी हुआ करते थे और इसके साथ ही वहाँ सैबर टूथ टाइगर के दांत और कई मिलियन साल पहले गायब हुई शार्क के फॉसिल्स भी मिले। नंबर 2, अ जायंट फॉसिलाइज्ड आर्माडिलो।
दोस्तों ये डिस्कवरी एक अर्जेंटीनियन किसान विसाट ने की थी। दरअसल विसाट जब पास के खेतों में अपने मवेशियों को चरा रहा था तब उसने एक बहुत बड़े आर्मेडिलो के फॉसिल्स को देखा। सबसे पहले उसने सिर्फ 2 आर्मेडिलो के फॉसिल्स को दरियाफ्त किया, लेकिन उसके बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर मजीद खोज की तो उन्होंने वहां पर पूरे जायंट फॉसिल्स आर्मेडिलो की फैमिली को दरियाफ्त किया और अब उनकी इस दरियाफ्त में 2 छोटे और 2 बड़े आर्मेडिलो फॉसिल्स शामिल थे। इसके बहुत बड़े और वसी होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़े आर्मेडिलो के फॉसिल को दरियाफ्त किया गया था वो तकरीबन 1 कार के बराबर था। लेकिन ये सबसे पहला जायंट आर्मेडिलो फॉसिल नहीं था, बल्कि इससे पहले भी 3 फुट बड़ा आर्मेडिलो फॉसिल अर्जेंटीना के रिवर बैंक से 2015 में दरियाफ्त किया जा चुका है। हालांकि आज के इस दौर में इतने बड़े और वसी जानवर के फॉसिल्स की दरियाफ्त करना कोई आम बात नहीं है, बल्कि खोजियों के लिए ये एक खजाना है। नंबर 3, साल था 1999। फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा और माहिरीन हयातियात की टीम ने सूबे बलोचिस्तान का सफर किया। एक पैनल जिसकी सरबराही प्रोफेसर जीन लोब कर रहे थे, जिसने बलोचिस्तान में बलोचिस्थेरियम के फॉसिल्स दरियाफ्त किए थे। डेरा बुक्टी की पहाड़ियों से इस जानवर का एक बहुत बड़ा ढांचा मिला। ये इतना बड़ा था कि इसके कंधे की लंबाई 18 फुट थी। ये दिन में 2 टन तक खुराक खाता था। आप इसे पाकिस्तान नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में देख सकते हैं। बलोचिस्थेरियम की फॉसिल्स सिर्फ वस्ती एशिया और हमारे अपने बलोचिस्तान पाकिस्तान में पाए गए हैं। इसके फॉसिल्स बलोचिस्तान से दरियाफ्त होने के बाद इसे बलोचिस्थेरियम का नाम दिया गया था, जो हमारे पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है। नंबर 4, बेजलुट्जा, बल्गेरिया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बाल्कन माउंटेन पर एक बहुत बड़ा यूएफओ मौजूद है, लेकिन ये कोई असली यूएफओ नहीं बल्कि उस तरह नजर आने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक 70 मीटर ऊंचा टावर भी लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को बल्गारियन कम्युनिस्ट का हाउस माउंटेन कहा जाता है। इसे खूब पार्टीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको बताते चलें कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई दूसरी जगह डिसाइड की गई, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसको बाल्कन माउंटेन पर बनाया गया। दोस्तों इसे 1981 से लेकर 1989 तक पार्टियों के लिए ही इस्तेमाल किया गया और इसके बाद इसकी ठीक तरह से मरम्मत और देखभाल न होने की वजह से आज ये खंडर में तब्दील हो गया है। नंबर 5, द रेयर रॉक। दोस्तों आप सब ये तो जानते हैं कि जब इंसान वॉमिटिंग करते हैं तो क्या चीज बाहर आती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक व्हेल उल्टी करती है तो क्या बाहर आता है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये बात चंद साल पहले की है, जब मिस्टर ली नाम के एक आदमी ने ऑर्चिड आइलैंड के नॉर्दर्न से एक बहुत बड़े पत्थर को दरियाफ्त किया जो देखने में काफी ज्यादा कीमती लगता था। इस पत्थर से एक अजीब तरह की मीठी खुशबू आ रही थी और ये पत्थर कम और एक एम्बर्गस ज्यादा था। जिनको नहीं पता उनको बताते चलें कि एम्बर्गस एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होता है। जब रिसर्चर्स ने इसकी मजीद खोज लगाई तो उनको इस चीज का पता चला कि ये वैक्सी सब्सटेंस स्पर्म व्हेल में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, जो कि करीबन $5000 पर केजी के हिसाब से बिकता है और उस आदमी को मिला ये स्टोन तकरीबन 4 किलो का था। नंबर 6, मून मेटेओराइट। ये बात साइंटिस्ट पिछली कई सदियों से पता लगाने में लगे हैं कि क्या चांद पर पानी मौजूद है कि नहीं। इसके बारे में कई एविडेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी एविडेंस इतना रिलायबल नहीं कि उसको सच माना जाए। लेकिन हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ने नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन डेजर्ट में एक मेटेओराइट की खोज लगाई है। ये कोई आम मेटेओराइट नहीं बल्कि चांद पर लिक्विड वाटर होने का पुख्ता सबूत था, क्योंकि ये पत्थर सिर्फ और सिर्फ पानी के तेज बहाव की वजह से बनने वाला एक पत्थर था। जब रिसर्चर्स ने इस पत्थर के अंदर जांच की तो इसका पता चला कि इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल मौजूद था। नंबर 7, कार्ट्सकी कॉलम। दोस्तों ये जॉर्जिया के कैपिटल टबिलिसी से 200 किलोमीटर दूर वाक़ है, जो कि दुनिया के सबसे अच्छी तरह से आइसोलेटेड चर्चों में से एक है, जिसे 6 से 8 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। ये एक नेचुरल मोनोलिथ के ऊपर बना हुआ है और ये मोनोलिथ 130 फुट ऊंचा है। इसके साथ ही इस चर्च की जो एक खास बात है कि इस चर्च तक जाने के लिए आपको कोई खास बनी हुई सीढ़ी नहीं मिलती, बल्कि आपको 130 फुट ऊंची बनी हुई इन सीढ़ियों से झूलकर ऊपर जाना होता है और इसको बहुत हद तक खौफनाक भी माना जाता है। नंबर 8, द क्राइस्ट स्टैचू। दोस्तों क्या आपने कभी जीसस क्राइस्ट की किसी ऐसी मूर्ति के बारे में सुना है जो पानी के अंदर कई सदियों पहले बनाई गई हो? अगर नहीं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानी की बहुत ज्यादा गहराई में जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति बनी हुई है और इस मूर्ति को क्राइस्ट ऑफ एबेस के नाम से भी जाना जाता है, जो सैन फ्रांसिस्को में पानी के नीचे बनी हुई है। इसकी बहुत सी कॉपियां या डुप्लीकेट मूर्तियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जिससे आप इसके फेमस होने का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। नंबर 9, जायंट हैंड इन अटाकामा डेजर्ट।
दोस्तों ये मिस्टीरियस हैंड चिली के उस अटाकामा डेजर्ट में है जिसे दुनिया के सबसे सूखे और गर्म डेजर्ट के तौर पर जाना जाता है। दरअसल ये एक बहुत बड़े हाथ का ढांचा है जो जमीन से निकलकर आसमान की तरफ जाता है। इस ढांचे को एक चिलियन स्ट्रक्चरल मैरियो ने बनाया था। इसको बनाने में लोहे और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया ताकि ये गर्मी में भी खड़ा रहे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तकरीबन 11 मीटर ऊंचा है। मैरियो से जब इस जायंट हैंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जायंट हैंड तन्हाई और दर्द को जाहिर करता है। इसके साथ साथ हर 6 माह बाद इसकी सफाई भी की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई ही बहुत बड़ी बात है कि बीच रेगिस्तान में इतने बड़े हाथ को आयरन और कंक्रीट से बनाया गया हो। नंबर 10, द ओल्डेस्ट रग इन द वर्ल्ड। दोस्तों रग कुछ और नहीं बल्कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले कारपेट हैं। आपने बहुत महंगे महंगे कारपेट्स को देखा होगा, लेकिन अब जरा इस कारपेट को देखिए। ये दुनिया के सबसे पुराने कारपेट्स में से एक है जिसे आर्मीनिया के लोगों ने बनाया था। ये कारपेट 5th सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी बीसी के दरमियान बनाया गया। इसे दुनिया का सबसे पुराना कारपेट माना जाता है। आपको बता दें कि इसकी तलाश साइबेरिया में फ्रोजन टोम्ब से की गई थी। इसे सेंट पीटर्सबर्ग हर्मिटेज म्यूजियम में रखा गया है। ये कोई आम कारपेट नहीं था, बल्कि आप ये जानकर चौंक जाने वाले हैं कि इस कारपेट के किनारों पर जानवरों के नक्शो निगार बने हुए थे। इसके अलावा कारपेट को 2 से 3 कलर के धागों से भी रंगा गया था।